हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास से, और मेरे प्यारे बच्चों इसी 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका हिस्ट्री देख रहे थे और हमारा पहला जो लेसन है वो आपका चल रहा था। इसमें हम लोग ईंट मन के हस्तियां और हड़प्पा सभ्यताओं को हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई ईंट क्या होते हैं, मन के क्या होते हैं और हड़प्पा सभ्यता की क्या चीजें हैं, किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, इसको हम लोग आपका देख रहे थे। और एक एक करके हम लोगों ने इनकी बात करी कि कहाँ पर किस तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता क्या है, आरंभ के तरीके क्या है, निर्वाह के तरीके क्या है, किस किस तरीके से रहे, कहाँ कहाँ पर ये सभ्यता फली बड़ी। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता को हमने देखा। मोहनजोदड़ो की क्या कहानी है और मोहनजोदड़ो में कैसा एक बढ़िया शहर मिला है, वेल प्लान सिटी मिली है, तो सिटी का क्या कुछ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें आपका देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जितना आपने पढ़ा है या तो कुछ पूछना है आपको धोलावीरा से संबंधित कोई भी चीज, ऐसी डाउट, कोई क्वेरी, कोई किसी प्रकार का डाउट है आपका लेक्चर में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर बेटा हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? देख लीजिए, आगे बढ़ जाए। नालों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शों को देखते हो तो आप जान पाएंगे सड़क गलियों को लगभग एक ग्रेड पत्ती पर बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण प्रकार थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया है, फिर अगल बगल जो है आवास का निर्माण किया गया है और घरों को चारों नदी गलियों इन सब से जोड़ना था। प्रत्येक के घर को कम से कम एक दीवार से में आपका गली से सटा होना आवश्यक था। जो गली है उससे सटा होना आवश्यक था। क्लियर है? ये सब आप देखो। हालांकि अधिकांश हड़प्पा सभ्यता में एक छोटी सी बस्ती थी, ऊंची तथा बड़ा मेल था, जिसके आपके निचले पूर्व भाग पर नियोजित तरीके से विविधताएं थी। धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर बस्तियों की किलेबंदी की गई थी और शहर कई हिस्सों की दीवारों से आकर थे। लोथल में दुर्ग की दीवारों से घिरा था और ये ऊंचाइयों पर हमको ये सारी जगह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इनको हमने देख लिया। अब देखो, गृह स्थापना। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत करता है। कई आंगन पर केंद्रित था। हम चारों ओर अपने कमरे में संभवतः आंगन, खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में, यहाँ तक कि एक अन्य रोमांचक पहलू लोग एकांत को दिया जाने वाला महत्व था। बोतल में बनाई गई दीवार, खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त कुछ इनके द्वार भाग आंगन को सीधा अवलोकन नहीं होता। घर की ईंटों को फर्श से बनाए गए अपने आप स्नान घर होता था। नालियां दीवार के मध्य सड़क से नालियों को जुड़ी हुई थी। यानी कि आप देखिए, घर में आंगन था, खाना पकाते थे, शुष्क मौसम में खास तौर पर गर्म हवा, ये सब इनका वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान था। जो खिड़कियां थी वो आपका दीवार में नहीं थी। इसके अतिरिक्त कुछ और मुख्य भाग आंगन नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी, स्नान घर था और स्नान घर की जो बाथरूम थी, उस बाथरूम की जो आपकी नाली थी, वो नाली आपका मेन नाले से जुड़ी हुई थी, यानी कनेक्टिविटी अच्छी थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर हेतु बनाई गई सीढ़ी के अवशेष मिले हैं। कई अवशेष हुए, अधिकांश ऐसे कक्ष बनाए गए हैं जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग राहगीरों के द्वारा, आप देखते हैं बैठक टाइप में बनाते हैं जिसे हम गेस्ट रूम कहते हैं, वो सब बाहर से आते थे। राहगीरों द्वारा किया गया विद्वान के अनुमान में लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में कुल मिलाकर 700 संख्या थी। ऐसे कुएं भी वहां पाए गए हैं जिनकी संख्या 700 थी। तो यानी कि गेस्ट रूम भी है, पानी के लिए प्रॉपर कुएं हैं, घरों को इस तरह से रखा गया है ताकि हर चीज को प्रॉपर, जैसे हम आज की तारीख में देखते हैं कि भाई हमारा गेस्ट कमरा अलग होना चाहिए, हमारी नाली किस प्रकार से होनी चाहिए, हमको विंडो कहाँ लगानी है, हमको ये सब चीजें कहाँ करनी है, इन सब की व्यवस्था को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते हैं?
तो ऐसा ही सब कुछ इनको ध्यान में रखा गया और ध्यान में रखकर ही ऐसी चीजों को इनमें बनाया गया जिनके विषय की हम लोग आप बात करते हैं और जुड़ी जो आपकी संभावनाएं हैं, मकान है, दुकान है, इन सबको हम लोग यहाँ देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस किस प्रकार से कहाँ पर आंगन है। अब देखिए ये पूरा आर्किटेक्ट आपको दिखाया गया, क्लियर है। इस ऐसा बना हुआ यानी कि आज जैसा मॉडर्न जैसे हम घर बनाते हैं हम उसका 3D मैप बना लेते हैं, ये सब चीजें उस जमाने में ये सब आपके चल रहे थे। अब देखिए ये पूरा दुर्ग है, ये किला है, कहाँ पर द्वार है, कहाँ पर सीढ़ी है, कहाँ पर गोदाम है, अगर आप देखोगे स्पेशली से आपको दिखाई देगा। और कहाँ पर गोदाम है और कहाँ पर आपका विशाल स्नानागार है, महाविद्यालय है, स्पूत है, देवीय मार्ग है, सड़क का मुख्य मार्ग है, जून का कुआं है, एक मार्शल द्वारा खोदी गई खाई, संरक्षित आपकी पूर्वी दीवार, पूरा स्थल है, विशाल भवन है। ये कुछ आर्किटेक्ट की अलग अलग चीजें हैं बनेगी, यानी कि एक विशाल संरचना जो है यहाँ पर हमको देखने को। क्या कह रहे हैं, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनमें विशिष्ट सार्वजनिक योजन के लिए किया जाता था। एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंट के बने मन के निचले हिस्से के शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से में लकड़ियों से बने बहु पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नान से सम्मिलित थे। विशाल स्नानागार आंगन में बना हुआ एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ। जलाशय तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हैं। जलाशय के किनारों पर ईंट जमकर जिप्सम के घेरे का प्रयोग जलवद है। इसके 3 और से कक्षा बने हैं, इसमें एक बड़ा कुआं है। जलाशय में पानी का एक बड़े नाले की है और उत्तर में एक नाली दूसरी और अपेक्षाकृत छोटी है। इसमें कह रहे 8 स्नानागार बने थे और एक गलियारे दोनों को चारों ओर स्नानागार का बने हैं। प्रत्येक स्नानागार नालियां गलियों एक दूसरे के साथ नाले से मिलती हैं और इस संरचना का अनोखापन दुर्ग में कई विशाल संरचनाओं के साथ सब में स्पष्ट केंद्र करता है। इसका प्रयोग कई विशेष अनुष्ठान स्नानागार किया गया। तो अलग अलग से हम इसमें प्रयोग देखते हैं, अलग अलग से हम इनकी संरचनाओं को देखते हैं, अलग अलग से आगे बढ़े, ठीक है। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। समाधान, समाधान मतलब ऐसी जगह जहां पर शवों को दबाया जाता है, उन्हीं को तो कहते हैं समाधान। पुरातात्विक यह जानने के लिए कि क्या संस्कृति विशेष में रहने के वाले के लोग बीच के भी सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं थी, समानता कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन विधियों में से एक समाधान का अध्ययन है। मिस्र के विशाल आपके पिरामिडों में, जिनमें कुछ संभव हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, परिचित हैं। कई पिरामिड राजकीय समाधान है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ धन संपत्ति आपकी दफनाई गई थी। होता क्या था, जब कोई व्यक्ति मरता था या उस जमाने में जो हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो लोग उसके साथ बहुत सारी चीजों को आपका दफनाया करते थे। उससे जुड़ी चीजें या जो उसको बहुत ज्यादा पसंद थी, जैसे बर्तन हो गए मिट्टी के, कुछ आभूषण हो गए, उसकी तलवार, उसके अगर वो योद्धा है तो उसकी वो चीजें, और अगर स्त्री है तो उसके सौंदर्य प्रसन्न के जो सामान थे वो सब चीजें हड़प्पा से मिली। समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया। तो ध्यान रखना, जो मृतक हैं उनमें पोर्ट होल के रूप में या गर्तक में जो आपका दफनाया गया था। 6-7 की एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे या फिर जो हम लोग बुक चलती सॉरी, उसमें आप देखोगे कैसे आपके पोर्ट होल के माध्यम से आपका दफनाया गया लोगों को। और कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी, अलग अलग भी हो सकती थी, सेम नहीं थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह ईंटों की चिन्हाई भी की गई थी। और विविधता है समाज की विभिन्नता की ओर संकेत करती है कि किसी की जो आपके समाधान था, जहाँ जो आपके शवों को आपका दफनाते थे, तो किसी की तो पक्की थी, ईंटों की थी, किसी की कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, किसी के पत्थर लगे हुए थे।
तो कह रहे हो सकता है वो सामाजिक जो आपके परस्पर है, जो अलग अलग चीजें हैं, जो है विभिन्नता को शायद वो आपको प्रदर्शित करता है, ऐसा उनका मानना है। दावा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। कुछ कब्रों में मृत भांड, मृत भांड मतलब मिट्टी के बने लाल काले बर्तन, आभूषण संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था, यानी कि जो मर गया है वो शायद मरने के बाद इनका प्रयोग करता होगा। पुरुष और महिला दोनों के समाधान में आभूषण मिले, कि जहां पर पुरुष और महिलाओं को दबाए गए हैं उनमें क्या मिले हैं, आभूषण मिले। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में पुरुषों को खोपड़ी के समीप शंख, 3 छिछले जैस्पर, मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मानक के आभूषण मिले। कई मृतकों में तांबे के दर्पण दफनाए गए हैं, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता निवासियों के मृतकों को एक साथ बहुमूल्य दफनाने का आपको विश्वास नहीं था। आई समझ में? कैसा नहीं था उनको? तो विश्वास नहीं। तो अलग अलग तरीके हैं, कहीं पर मन के मिले हैं, कहीं पर कौड़ी मिली हैं, कहीं पर कुछ मिला है, कहीं पर आभूषण मिले हैं, अलग अलग तरीके सॉरी अलग अलग तरीकों की चीजें हमको वहां पर देखने के लिए आपको मिले। तो शायद उस जमाने में आपका ऐसा कुछ रहा होगा या कोई ऐसी परंपरा के अनुसार ये सब कुछ होता होगा जो हमको देखने के लिए मिला है। अभी देखिए, एक आपका दर्पण यानी कि जो आपका मिरर है, जो शीशा है, इसमें हम फेस देखते हैं, ये हमको मिला है और आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो आपका दर्पण है ये हमें कैसे मिला है? ये आपका तांबे का है। किसका है? तांबे का दर्पण है। तो ये सब चीजें क्या आपको इंडिकेट करती है कि भाई जो भी आपके समाधान थे जहां आपका स्त्री या पुरुषों को दबाया जाता था उनमें क्या यूनिकनेस थी। तो एक यूनिकनेस तो निकल के आई कि भैया इसके अंदर क्या था आपके स्त्री पुरुष दोनों को होता था और इनके साथ कुछ अवशेष मिले हैं, बर्तन हो सकते हैं, मृत भांड हो सकते हैं, आभूषण भी मिले हैं स्त्री पुरुषों के साथ, योद्धा रहा तो उसकी तलवार भी मिली, हालांकि इसमें है नहीं लेकिन आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, पिछली कक्षाओं में भी है। और कहीं पर कच्ची जगह आपको दबाया गया था, कहीं आपके गड्ढों में दबाया गया था, एक दूसरे से ढींग भी मिली है, कोई पक्की मिली है। तो ऐसा अलग अलग तरीका है जो शायद है एक आपका सामाजिक संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इतना कुछ हमने देखा। अब इसके आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ कहते हैं कि दफन के बाद जो आपके समाधान है उससे आगे की स्थिति क्या है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। अब बात करें विलासिता। विलासिता मतलब जो आपके लग्जरियस टाइम में वो लोग कैसे रह रहे थे, क्या कुछ था, और विलासिता की वस्तु की खोज कैसे की गई। फायांस का बना हुआ एक पात्र है, मिट्टी का बना हुआ है, और आपने 6-7 क्लास में देखा होगा एक मूर्ति बनी हुई थी फायांस से, इसकी दाढ़ी थी। आप देखेंगे तो आप रिवीजन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है पुरा वस्तुओं का अध्ययन, जिनसे हमें पुरातत्व मोटे मोटे तौर पर उपयोगी और विलासिता वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। खैर एक तरीका और है जो हम उपयोग कर रही चीजें हैं और विलास की वस्तु का अगर हम लोग आपस में क्लासिफिकेशन करें चीजें होंगी। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग में वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनमें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से आसानी से बनाया जा सकता था। चिकिया, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई गई। पुरातत्व ने उन वस्तुओं की कीमत को मानते हुए दुर्लभ है और महंगी है और स्थानीय स्तर पर अनुबंध उपलब्ध है, जटिल तकनीकों से बनी है। इस प्रकार फाइयांस घिसी हुई रेत अथवा बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण का पक्का तैयार किया गया था। इसमें कुछ घिसी हुई रेत है यानी कि उसको बालू कह सकते हैं, कुछ रंग है और चिपचिपा जो आपका लिस्सापन होता है उन सबको बनाकर एक चीज, मतलब मिट्टी का ही रूप है, आप कह सकते हैं रेत मिट्टी से बना है, उसी को आपके पकाकर बनाया गया चीज है। ये छोटे पात्र हैं जिन्हें आपके कीमती मानते थे और इनको बनाना कठिन था। ये कैसे है? उस जमाने में बड़े कीमती माना गया और इनको बनाना काफी कठिन था। स्थिति तब और जटिल हो गई जब हम रोजमर्रा का प्रयोग वस्तु, तकलियों, फयान जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी गई मिली है। इनका हमने वर्गीकरण उपयोगी और फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करेंगे कि भाई क्या उपयोगी है, क्या विलासी है इन वस्तुओं के रूप में। क्लियर है?
यदि हम ऐसी पुरातत्व वस्तुओं का वितरण का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि महंगे पदार्थ बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित है। छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती है। छोटी जो बस्ती हैं उनमें ये चीजें, ऐसी फाइयांस की जो वस्तुएं हैं, बिरले मतलब बहुत ही कम है कि ऐसा मिल जाए। उदाहरण के लिए पेयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः संगंधित द्रव्यों के जो पात्र के रूप में प्रयोग होते थे, अधिकांश मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मिले। कालीबंगा जैसे छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं। सोना भी एक दुर्लभ और संभव आज की तरह ही कीमती और हड़प्पा स्थलों से मिली स्वर्ण भूर रूप में इनका संचय, अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से। तो उस जमाने में अगर फाइयांस मिल रहा है तो एक विलासिता का प्रतीक था, एक लग्जूरियस का प्रतीक था, क्योंकि वो काफी कीमती था, हर कोई उसे खरीद नहीं सकता था, सेल परचेज नहीं था। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े महंगे जो घर थे या जो लग्जूरियस लोग थे, जो उस समय उनके पास काफी संपत्ति रही होगी, या जो भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा के जो लोग थे वो लोग रखते होंगे, लेकिन जो छोटी बस्ती हैं उनके पास नहीं है, क्योंकि आज की कीमत की तरह भी सो, जैसे हम किसी के पास सोना का या डायमंड की चीजें देखते हैं, उसी प्रकार के सारों की बात। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। अब ये तो हमने सब देख लिया। अब यहाँ मेन बात है उत्पादन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, क्या कुछ उत्पादन कर रहे हैं, क्या कुछ बन रहा है, कुछ कॉटन वगैरह, कुछ कपड़े का क्या कुछ है, या कुछ शंख वगैरह बना क्या रहे हैं, थोड़ा देखिए। चौंदड़ो एक जगह है, चौंदड़ो। देखिए पहली बात तो आपको राज्य चौंदड़ो का राज्य ढूंढना है कि चौंदड़ो वर्तमान किस राज्य में। क्लियर। मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में काफी छोटी साइड है, 7 हेक्टेयर में मिली है। जो बस्ती पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी कि मेनली ऐसे मान लीजिए जो 125 हेक्टेयर में मिला आपका मोहनजोदाड़ो है, चौंदड़ो केवल 7 हेक्टेयर की है, और ये एक आपका प्रोडक्शन यूनिट थी। क्लियर है। शिल्प कार्य में मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर बनाना, बाट बनाना सम्मिलित। और प्रयुक्त पदार्थ में विविधता का उल्लेख है। कॉलोनियल, जेस्पर, साफ्टिक, क्वार्ट्स, तेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी वस्तु, शंख, पायन, पक्की मिट्टी का प्रयोग, मन के कुछ 2 या 2 से अधिक पत्थरों के आसपास जोड़कर बनाए जाते थे। सोने के टॉप पत्थर के होते थे। इनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलावार, खंडित, ये सारी कुछ चीजें इसके अंतर्गत हमको देखने के लिए आपको मिलती हैं, और ये सारी चीजें हमें कुछ दिखाई देती। चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत